Hi everyone. Today I am going to discuss interview question of welding. इसके पहले मैंने आप लोगों को 120 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ वो किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स इन्हें नहीं देखे हैं वो सारे लेक्चर्स को देख लें। कुछ रिवीजन के क्वेश्चन भी है, वो भी मैंने कराया है, उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो जो भी क्वेश्चन वेल्डिंग से राइज हो सकते हैं वो आपका कवर हो जाएगा, ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा इंटरव्यू का, वो आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये 3 टाइप का कुछ प्रोसेसेस होता है, जैसे कि फर्स्ट मैनुअल, फिर सेकंड बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक, और थर्ड बोलते हैं ऑटोमेटिक। तो इन्हीं से तीनों में कंपैरिजन पूछता है कि मैनुअल वेल्डिंग किसको बोलते हैं, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग किसको बोलते हैं, और ऑटोमेटिक वेल्डिंग किसको बोलते हैं। मीन्स क्या क्या प्रोसेस उसमें होता है कि उसको हम लोग मैनुअल बोल देते हैं, क्या होता है कि सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं, और क्या होता है कि ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो देख लेते हैं मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस, जिसमें कि अगर हम लोग वेल्डिंग टॉर्च को और फीलर मटेरियल जो है दोनों को अगर हम लोग मैनुअली प्रोवाइड करते हैं या मैनुअली सप्लाई करते हैं या मैनुअली कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं मैनुअल मेथड, मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस। जैसे ऑल मोशन इज कंट्रोल्ड बाय हैंड ड्यूरिंग वेल्डिंग, मैनुअली हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि वेल्डिंग टॉर्च अगर हमारा है, वेल्डिंग टॉर्च में हमारा फिलर मटेरियल अगर लगा हुआ है, टॉर्च को भी हम लोग उसी से सप्लाई कर रहे हैं, फिलर मटेरियल को भी अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को हम लोग हैंड से ही सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पर कोई अलग से सर्वो मोटर नहीं लगा हुआ है या फिर कोई मूवमेंट के लिए अलग से हम लोग अरेंजमेंट नहीं किए हुए, मैकेनिज्म नहीं दिए हैं, तो उसको हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, तो वो हमारा मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस हो गया। मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस में आप लोग बोल सकते हैं शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जो जनरली नॉर्मली लोग वर्कशॉप में परफॉर्म करते हैं, या फिर आप किसी भी शॉप में देखे होंगे आर्क वेल्डिंग अगर हो रहा है तो वो मैनुअली ही प्रोवाइड वहाँ पर करते हैं। मैनुअली ही वहाँ पर टॉर्च को भी फीड देते हैं, टॉर्च को भी मूवमेंट देते हैं, और फिलर मटेरियल का भी मूवमेंट उसी से होता है, तो उसको बोलेंगे मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग। सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस उसको बोलेंगे जहाँ पर हम लोग वेल्डिंग टॉर्च जो होता है उसका मूवमेंट मैनुअली प्रोवाइड करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस वेल्डिंग वो हो गया जहाँ पर वेल्डिंग जो हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर वेल्डिंग टॉर्च का मूवमेंट जो होता है वो मैनुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, और बट फिलर मटेरियल जो हम लोग दे रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोड जो होता है उसका मूवमेंट जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म कुछ ऑटोमेटिकली हम लोग कर रहे हैं, तो इसका उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। तो देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ वेल्डिंग टॉर्च इज मैनुअली, जो वेल्डिंग टॉर्च होता है उसका मूवमेंट मैनुअली हो रहा है, बट फिलर मेटल और इलेक्ट्रोड जो फीड हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। फिलर मेटल और इलेक्ट्रोड जो फीड हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, जो इलेक्ट्रोड हम लोग सप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिक हो रहा है, बट मूवमेंट ऑफ वेल्डिंग टॉर्च हम लोग मैनुअली बोलते हैं, मैनुअली वहाँ पर करते हैं। तो इसमें आपको MIG में देखने को मिल सकता है, वो भी वो सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक दोनों होता है। तो अगर सेमी ऑटोमेटिक होगा तो वहाँ पर जो फिलर मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे बीच में वो ऑटोमेटिक होगा, वो सर्वो मोटर से हम लोग करेंगे, बट जो टॉर्च होगा ये टॉर्च होगा उसका मूवमेंट मैनुअली होगा, तो ये आपको सेमी ऑटोमेटिक हो गया। अब उसी तरह से ऑटोमेटिक होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक में क्या होगा, टॉर्च का भी मूवमेंट जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा, और फिलर मटेरियल जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे या फिर इलेक्ट्रोड जो होगा वो भी सप्लाई करेंगे वो फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। मीन्स हम लोग विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिज्म वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वही बोल रहे हैं ऑल मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो जो तीनों क्वेश्चन मैं कराया वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। व्हाई डू वी से शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, हम लोग इसको शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्यों बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो होता है वो मैनुअल आर्क वेल्डिंग होता है या मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस होता है, तो इसको शिल्डेड क्यों बोलते हैं। इसको शिल्डेड इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर जो भी आर्क जनरेट होता है तो आर्क जनरेट होता है तो वहाँ पर मोल्टेन मेटल जो बनता है वो आपको स्लैग से कवर होता है, या उस पर फ्लक्स का कोटिंग होता है, या फिर फ्लक्स जो होता है इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलकर स्लैग जो फॉर्म करता है वो ऊपर में शील्ड की तरह एक फॉर्मेशन करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। बिकॉज मोल्टन मेटल इज शिल्डेड बाई स्लैग और फ्लक्स, जो मोल्टन मेटल जो बना है वो या तो स्लैग से शील्डेड है या फिर फ्लक्स से शील्डेड बोल सकते हैं, बिकॉज फ्लक्स मिलकर स्लैग ही बनाता है, तो दो में से किसी को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मटेरियल कैन बी वेल्डेड बाय रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं वो कौन कौन से मटेरियल का कर सकते हैं ये पूछने का मतलब है। तो जनरली लो कार्बन स्टील का हम लोग कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील का कर लेते हैं, मैग्नीशियम का कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का भी रिक्वायरमेंट होता है तो उसका भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स का नाम आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज एप्लीकेशन कुछ वेल्डिंग प्रोसेस का पूछ लेते हैं, जैसे कि आपको
रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, इसी टाइप से कुछ और प्रोसेस है जैसे TIG हो गया या फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गया। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसका वो लोग पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग का क्या एप्लीकेशन है? तो थर्मिट वेल्डिंग का एप्लीकेशन आप लोग को पता होगा, रेलवे जो रेल सेक्शन होता है, जो रेल सेक्शन आपको दिखता है, रेल की पटरी बोल सकते हैं हिंदी में उसको, तो रेल सेक्शन में कर लेते हैं। या शिप हल हो गया, जो शिप के बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, रेल सेक्शन के लिए करते हैं। रेल सेक्शन आप लोग को ध्यान में होगा जो आई सेक्शन के फॉर्म में होता है, इस टाइप का होता है, जो पटरी का शेप होता है, उसको हम लोग ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर ब्रोकन लार्ज कास्टिंग, अगर लार्ज कास्टिंग मटेरियल कास्टिंग है, कास्टिंग किए हैं और वहाँ पर कुछ ब्रेकेज आ गया है या कुछ ब्रोक हो गया है, तो उसको हम लोग भी वेल्डिंग करने के लिए हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो कुछ कुछ एप्लीकेशन आपको हर एक वेल्डिंग प्रोसेस का याद करना होगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अब फ्रिक्शन स्टार वेल्डिंग क्या होता है? फ्रिक्शन स्टार वेल्डिंग एक तरह का सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रोटेट करते रहता है और दो वर्कपीस को हम लोग आपस में ज्वाइन करके रख देते हैं, मतलब कांटेक्ट में लाकर रख देते हैं ऐसे, और कंटिन्यूसली यहाँ पर रोटेट होते रहता है। इलेक्ट्रोड जो होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रोटेट होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। ड्यू टू वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, मटेरियल वहाँ पर सॉफ्टन होता है और प्रेशर अप्लाई होता है आपस में, जिसकी वजह से मटेरियल आपस में वेल्ड हो जाता है। तो यही उसका मेन प्रोसेस है। आपको प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। यूजेस फ्रिक्शनल हीट, जो वहाँ पर रोटेट हो रहा है, जनरेटेड बाय रोटेटिंग टूल। रोटेटिंग टूल होता है या फिर बोल सकते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से वहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट होने के बाद हम लोग प्रेशर अप्लाई करके वहाँ पर ज्वाइन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज इलेक्ट्रॉन इमिट्स इन EBM? EBM इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होता है? बिकॉज यहाँ पर आर्क जनरेशन तो वैसे हम लोग करते नहीं है कि प्लेट में टच किया, टच करके आर्क को जनरेट कर लिए, बट यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है तो इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बीम कैसे जनरेट होगा? एक टेम्परेचर रेंज होता है, थर्मोआयनिक टेम्परेचर रेंज बोलते हैं। वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड को, जो भी वहाँ पर इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग हीट कर देते हैं। हीट करने की वजह से जब हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का जनरेशन होता है। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, ट्रोड इज़ हीटेड एट थर्मोआयनिक इमिशन टेम्परेचर रेंज। एक टेम्परेचर रेंज होता है अप्रॉक्स 2000 से भी अबव डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पर उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद जैसे हीट करते हैं फिर वहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो उस केस में फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है EBM में इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट होता है, या फिर TIG में आर्क कैसे जनरेट होता है, या नॉर्मल आर्क वेल्डिंग में आर्क कैसे जनरेट होता है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों डिफरेंट तरीके से होता है। नॉर्मल कैसे आर्क जनरेट होता है वो तो आपको पता होगा। TIG का भी क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ प्रीवियस, इससे पहले वाले लेक्चर में। उसके बाद EBW मतलब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में कैसे होता है, तो थर्मोआयनिक इमिशन टेम्परेचर रेंज में वहाँ पर इसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोड का, या फिर टंगस्टन जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जब हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम का इमिशन होता है। अब क्वेश्चन है, एसिटिलीन सिलेंडर हैज़ थ्रेड। एसिटिलीन सिलेंडर, ये थोड़ा सा डेप्थ में हो गया, अगर थ्रेड के बारे में पूछना चाहे वो तो पूछ सकता है। तो एसिटिलीन सिलेंडर के पास कौन सा थ्रेड होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, राइट हैंडेड थ्रेड एसिटिलीन के पास होता है, और ऑक्सीजन सिलेंडर अगर है तो उसके पास लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है। थ्रेड का काम क्या है, वहाँ पर अगर हम लोग को टाइट करना है नट को या पाइप को, जो वहाँ पर पाइप कनेक्टेड है जिससे सप्लाई होता है एसिटिलीन गैस, उसको अगर हम लोग टाइट करेंगे तो अगर राइट हैंडेड थ्रेड होगा तो क्लॉकवाइज में हम लोग को रोटेट करना होगा उसको, और अगर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होगा, तो उसको हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग करते हैं ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ ईजिली कि कौन सा एसिटिलीन सिलेंडर है। वैसे तो हम लोग देख कर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और भी पैरामीटर्स होते हैं वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ध्यान में रखना है, एसिटिलीन सिलेंडर के पास राइट हैंडेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के पास लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है। वही क्वेश्चन है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सिलेंडर इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो सिलेंडर्स होते हैं, जैसे कि आपको एसिटिलीन सिलेंडर हो गया और ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। एसिटिलीन सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले पैरामीटर्स कलर्स हैं। कलर्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि एसिटिलीन का कैसा होता है, मरून कलर का होता है, और ऑक्सीजन का कैसा होता है, ऑक्सीजन का ब्लैक होता है। उसके बाद थ्रेड के बारे में मैं बता दिया, थ्रेड कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है, इसमें लेफ्ट हैंडेड होता है। उसके बाद
होज पाइप का कलर से भी हम लोग बता सकते हैं, या फिर कट भी होता है एसिटिलीन सिलेंडर के नट पर जो होता है वो एक कट बना होता है, उससे भी हम लोग पता कर लेते हैं। फिर एसिटिलीन सिलेंडर का कलर हम लोग जान लिए। साउंड से भी हम लोग पता कर सकते हैं। साउंड, एसिटिलीन सिलेंडर में साउंड थोड़ा सा, बिकॉज अंदर में एसीटोन और पोरस मटेरियल होता है, जिसके वजह से इसका साउंड थोड़ा डिफरेंटली होता है। थोड़ा आवाज़ आप अगर करेंगे तो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में हल्का टन टन करेगा और उसमें ढन हल्का करेगा, मतलब हल्का सा साउंड का आपको इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई होलो पाइप को अगर आप लोग वहाँ पर हैमर करते हैं या फिर किसी आयरन मटेरियल से उसको अगर हम लोग टच करते हैं तो उसका आवाज़ डिफरेंट होता है। और किसी अगर हल्का सा सॉलिड अगर मटेरियल है, थोड़ा सा मटेरियल वहाँ पर ज़्यादा सॉलिड है, उस केस में अगर उसको हम लोग टच करते हैं तो साउंड डिफरेंट होता है। तो साउंड से भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, कलर से बता सकते हैं, साउंड से बता सकते हैं, थ्रेड से भी बता सकते हैं। कट मार्क ऑन नट, यहाँ पर एसिटिलीन सिलेंडर में कट मार्क होता है नट पे, एसिटिलीन सिलेंडर में कट मार्क होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर में कट मार्क नहीं होता है। ऑक्सीजन वाले में नहीं होगा और एसिटिलीन वाले में होगा, ये ध्यान रखना है। तो यही आपको कुछ पैरामीटर्स है जिससे हम लोग सिलेंडर को पहचान सकते हैं। अब आपके रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन है। कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर इज, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कौन सा है, ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। वाइट होता है, मरून होता है, कौन सा होता है वो आप लोग को बताना है। जो भी इसका राइट आंसर होगा वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वीडियो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी डाउट होगा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको बताया था मैं कि कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले पॉइंट्स है, जितना आपसे पूछा जा रहा है बस आपको उतना ही बताना है। और जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करें, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, जब उसका आंसर देना शुरू करें तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा वेट करना है, मीन्स 2 से 3 सेकेंड का पाउस लेना है और थोड़ा सा स्माइल रखते हुए फेस पे, लाइट स्माइल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हंसना है आपको, मतलब फेस सैड भी नहीं रखना है और फेस ज़्यादा स्माइल भी नहीं रखना है, मतलब नॉर्मल फेस हल्का रहना चाहिए कि हल्का सा देखकर ठीक लगे। उसके बाद आपको 2 से 3 सेकंड का पाउस लेकर क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद आंसर स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वहाँ से पूछें और आपको आता रहे, आप तुरंत उसका आंसर स्टार्ट कर दें, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पर सेंटेंस बनाने में आपको डिफ़िकल्ट होगी या फिर आप वहाँ पर सही आंसर देने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगी। अरेंज करके आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अरेंज वे में और आंसर देना है, तो अरेंज वे में आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड का पाउस लेना है, थोड़ा सोचना है कि कैसे हम आंसर को स्टार्ट करें, तब आंसर देना शुरू करना है। तो ये था इसका थोड़ा सा कुछ अलग से पॉइंट्स आपको बताया था जो आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सकते हैं। यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।